Okay, so hello everyone. Today we are going to start with the new series from the Indian Economic Development Class 12 और ये ऑफ कोर्स आप लोगों को पता होगा कि इसका वेटेज हाफ ऑफ द कंप्लीट सिलेबस है जो आपके बोर्ड्स के एग्जाम्स रहते हैं, ठीक है। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा इसका फर्स्ट चैप्टर दैट इज इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। क्लियर है? देखिए हमारे इस यूनिट में चैप्टर नंबर फर्स्ट जो हमारा है चैप्टर नंबर सेकंड है हमारा, चैप्टर नंबर थर्ड है हमारा। दीज थ्री चैप्टर्स कम्स इन द फर्स्ट यूनिट और ये तीनों चैप्टर्स आपस में काफी कोरिलेट करते हैं। इसी वजह से अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो याद से आपको आगे की जो दोनों हमारी इस चैप्टर के और जो नेक्स्ट 2 चैप्टर्स की रहेंगी वीडियो, उसको आपको कंप्लीटली समझने के लिए बहुत ध्यान से आप इसको रेगुलरली दिखेगा। ओके, सो नाउ टुडे विल स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपकी ये जो आपकी स्टोरी होती है ये आपकी स्टार्ट होती है इन द ईयर 1757। ओके, इन द ईयर 1757 इन दैट ईयर बैटल ऑफ प्लासी हेल्ड, ठीक है ना। यहां पे इस टाइम पे बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। इन दैट आफ्टर जब हमारा इंडिया इस बैटल में डिफीट हो गया था उसके बाद से ईस्ट इंडिया कंपनी दैट मींस ब्रिटिशर्स का हमारे इंडिया में कोलोनियलाइजेशन आया था, द पीरियड ऑफ कोलोनियलाइजेशन। दैट मींस कोलोनियलाइजेशन का मतलब होता है कि जहां पे कि कोई दो कंट्रीज में से कोई भी एक कंट्री किसी दूसरे कंट्री पे रूल करता है। किस तरीके से करता है रूल? पॉलिटिकली करता है रूल, और जितनी भी इकोनॉमिकली उस कंट्री में जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई जाती हैं वो सब कुछ वो दूसरा कंट्री करता है एक कंट्री पे रूल, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया और हमारा जो ब्रिटेन था, एक्चुअली इसके बीच में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, बेसिकली पहले ये कंपनी यहाँ पे ट्रेड करने के लिए आई थी और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने देखा कि उसका इन्फ्लुएंस हमारे इंडिया में लगातार बढ़ता जा रहा है एंड दिस लीड्स टू कि हमारे इंडिया में कोलोनाइजेशन की हमारे पास पीरियड आया, जिसमें कि ऑफ कोर्स देयर इज अ लॉट्स ऑफ क्योर्स इन आवर कंट्री एट द टाइम। ओके, कुछ चीजें बहुत अच्छी भी थी, जैसे कि अगर हम बात करें कि जब ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में जब उनका रूल स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे हमारा इंडिया काफी बेहतर था। काफी बेहतर का मतलब है कि कुछ कुछ चीजों में इंडिया सच में काफी बेहतर काम अपना कर रहा था। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारा इंडिया एक प्रॉपर एक एग्रीगेरियन इकोनॉमी था। एग्रीगेरियन इकोनॉमी था। एग्रीगेरियन इकोनॉमी का मतलब है एक ऐसा कंट्री जो कि मोर और लेस ज्यादा से ज्यादा जो कि एग्रीकल्चर पे डिपेंड रहता है। ओके, तो हमारा इंडिया बहुत हमारे इंडिया की मेजर ऑफ द पॉपुलेशन जो थी वो हमारी एग्रीकल्चर पे डिपेंड थी। सेकेंड चीज थी हमारी कि हमारे इंडिया का जो एक मेजर चीज थी कि हमारा इंडिया हमेशा से सेल्फ रिलायंट रहा था। दैट मीन्स इट ऑलवेज रिमेन्स इंडिपेंडेंट बिकॉज ऑफ द थिंग्स जो उस टाइम हमारे इंडिया में थी। इंडिया हमारी काफी प्रॉस्पिरियस, काफी वेल नोन इकोनॉमी थी ओवर द वर्ल्ड फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट्स प्रोडक्ट्स। इसके हैंडीक्राफ्ट्स के प्रोडक्ट्स के लिए इंडिया हमेशा अपने लिए वेल नोन रहा है, ठीक है ना। हमारे इंडिया के जो थे प्रोडक्ट्स वो वर्ल्ड वाइड बहुत बेहतर तरीके से हम उस टाइम पे ट्रेड करते थे। क्यों? क्योंकि हमारे जो हैंडीक्राफ्ट के होते थे प्रोडक्ट होते थे दे वर वेरी ऑफ फाइन क्वालिटी, बहुत अच्छी क्वालिटी के होते थे और इसी वजह से हमारे उस टाइम पे वर्ल्ड वाइड हमारे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा फेमस भी थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसके। अब ये चीजें हमारी वो थी जो कि एट द टाइम जब इस टाइम पे हमारे इंडिया में ब्रिटिशर्स का रूल स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे ये कुछ चीजें थी जो कि हमें ध्यान में रखनी है कि हाँ उससे पहले या उस टाइम पे एग्जैक्टली हमारा इकोनॉमी बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ रही थी। ऑफ कोर्स आफ्टर दैट तो कुछ ऐसा नहीं हुआ, बिकॉज ये मैं आपको अभी स्टार्टिंग में थोड़ा सा कर दूं क्लियर कि ब्रिटिशर्स जब हमारे इंडिया में आए थे अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ
तो वहां पे उनका हमेशा से जो उनका सबसे पहला मोटिव, जो उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट था, वो अपने खुद के ब्रिटिशर्स की इंडस्ट्री, अपने कंट्री ब्रिटेन के लिए था, ना कि हमारे इंडिया के इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए था, ना कि यहाँ के लोगों के इंटरेस्ट के लिए था। ठीक है, चलिए अब यहीं से स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से हमारे इंडिया में जो ब्रिटिशर्स का रूल रहा है वो किस तरीके से आगे बढ़ता चला गया, और उससे हमें क्या क्या तमाम चीजों का फिर नुकसान होता है। ठीक है, ओके, सो मूविंग अहेड, अब आते हैं जब हमारे इंडिया में अब ब्रिटिशर्स का रूल स्टार्ट हो चुका है, ईस्ट इंडिया कंपनी का, जो कि मैंने आपको बताया भी कि वो पहले ट्रेड करती थी, और ट्रेड करते करते वो इतनी बड़ी इस टाइम पे एक रूलिंग कंपनी बन चुकी थी, जो कि हमारे कंट्री पे इस टाइम पे रूल कर रही थी, जिसकी अपनी खुद की आर्मी भी थी। एनीवेज, चलिए आगे बढ़ते हैं। दीज थिंग्स, कीपिंग दिस थिंग्स अपार्ट, अभी जरा इस चीज में और देखते हैं। अब क्या आता है कि सबसे पहला आता है कि हमारे देश की, भाई किसी भी देश को अगर हमें जानना है कि वो देश अच्छा है बुरा है, तो उस देश की हम पर कैपिटा इनकम को निकालते हैं, पर कैपिटा आउटपुट को निकालते हैं, उस कंट्री के ग्रोथ रेट को फाइंड करने की करते हैं कोशिश, ताकि हम नेक्स्ट ईयर के लिए कुछ बेहतर अपने कंट्री में कर सकें। लेकिन हमारे जो उस टाइम पे कंट्री में आए हुए थे, ब्रिटिशर्स आए हुए थे, ऑफकोर्स उनका कोई भी इंटरेस्ट नहीं था हमारे कंट्री को डेवलप करने के लिए। इससे अब एक चीज, हाँ, अब क्या होती है कि ब्रिटिशर्स नेवर अटेम्प्ट, ठीक है ना, ब्रिटिशर्स ने ब्रिटिशर्स नेवर अटेम्प्ट टू चेक द Britishers never attempt to check the per capita income of the country. लेकिन ऑफ कोर्स कुछ तरीके से उस टाइम पे कुछ हमारे इंडियंस थे, और कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि हमारे इंडिया की ग्रोथ के रिगार्डिंग काफी कंसर्न थे। उनमें से कुछ लोग थे, वो कौन कौन थे हमारे? दादा भाई नारोजी, फिंडले शिराज, VKRV राव। ठीक है, दीज वर द फ्यू पीपल्स जो कि रियली में बहुत कंसर्न थे हमारे कंट्री की ग्रोथ को लेके, पर कैपिटा इनकम की ग्रोथ को लेके, कि हम कंट्री किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। लेकिन दिक्कत ये आती है कि इन लोगों के साथ कि इनके जो रिजल्ट्स आते हैं वो काफी इनकंसिस्टेंट रहते हैं, काफी रिलायबल नहीं मान सकते थे उनको। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसके बावजूद VKRV राव के रिजल्ट्स फिर भी काफी बेहतर समझे गए, और इसी की वजह से VKRV राव के जो रिजल्ट्स है उनको एक बेस माना गया। और इसमें हमारी कुछ ये होती हैं फाइंडिंग्स कि हमारा जो एक कंट्री है वो हमारा 0.5% की ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रहा है, और 0.2% हमारा पर कैपिटा आउटपुट है, जो कि दोनों ही चीज हमारी 1% से भी ज्यादा कम है। एंड दिस लीड्स टू व्हाट? एक इकोनॉमी को स्टेगनेंट इकोनॉमी बनने में उसके जो फीचर्स होते हैं वो कुछ ऐसे ही होते हैं। नाउ व्हाट इज मेंट बाय स्टेगनेंट? देखिए, स्टेगनेंट का मतलब होता है कोई भी इकोनॉमी, कोई भी कंट्री एक ऐसा जहां पे की ग्रोथ रेट वहां की बहुत कम है या फिर बिल्कुल ना के बराबर है। ठीक है ना, उस कंट्री में ग्रोथ रेट नहीं हो रही है ईयर टू ईयर, और वो कंट्री बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ रहा है। उस कंट्री को, उस स्टेट को, उस स्थिति को एग्जैक्टली हम क्या कहते हैं? स्टैग्नेंट इकोनॉमी कहते हैं। तो उस टाइम पे हमारा इंडिया एक स्टैग्नेंट इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा था, जो कि हमको साफ दिख रहा था कि हमारा कंट्री बहुत ज्यादा गलत दिशा में आगे बढ़ रहा है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं सेक्टर वाइज। ठीक है ना, हमें इस चैप्टर को, नेक्स्ट चैप्टर को एंड द लास्ट थर्ड चैप्टर को, इस यूनिट में तीनों ही चैप्टर्स में हमें ये चीजें देखनी है कि हमारे अलग अलग सेक्टर्स में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या क्या चेंजेस आए हैं। ठीक है, सो टुडे अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा फर्स्ट सेक्टर, दैट इज एग्रीकल्चर। ओके, एग्रीकल्चर,
जैसे कि हमारा आज भी इवन टुडे हमारी इंडिया की 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, लेकिन उसके बावजूद भी मैं कहूंगा अगर हम बात करें उस टाइम पीरियड की जिस टाइम पे हमारा देश आजाद भी नहीं हुआ था और जिस टाइम पे हमारे देश पे ब्रिटिशर्स का बहुत शासन हुआ करता था, उस टाइम पे हमारे देश की मोर देन 86% ऑफ द population was depend on agriculture. More than 86% of the population was completely depend on agriculture. ठीक है, लेकिन अगर हमारी इतनी पॉपुलेशन वहां पे ऑलरेडी डिवोटेड है, अगर उस काम को करने में वो अपना पूरी तरीके से है सक्षम है, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन हमारे देश के जीडीपी में उतना बेहतर नहीं आ रहा था। अब इसकी क्या क्या रीजंस हैं? सबसे पहला हमारा रीजन है कि उस टाइम पे हमारी इकोनॉमी एक स्टैग्नेंट एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी। अब स्टैग्नेंट का मतलब मैंने आपको अभी समझाया है। स्टैग्नेंट का मतलब है कि एक ऐसी स्टेट जहां से कि कोई भी चीज ग्रोथ उसकी ना के बराबर है या बिल्कुल ही नहीं हो रही है। तो ऑफ कोर्स हमारा एग्रीकल्चर एक स्टैग्नेंट एग्रीकल्चर उस टाइम पे एक स्टेट में था, एक ऐसी स्टेट में जहां पे कि एग्रीकल्चर में कोई बहुत खास ग्रोथ नहीं देखी जा रही थी। ठीक है, अब इसके आते हैं सबसे पहला पॉइंट कि ऐसा क्यों था। सबसे पहला हमारा आता है जमींदारी सिस्टम। ठीक है, व्हाट इज जमींदारी सिस्टम? जमींदारी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम था जो कि ब्रिटिशर्स का एक इंडियंस के ऊपर एक बहुत बड़ा, कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा एक ऐसी चीज थी जहां पे कि हमारे जो देश की एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी वो बहुत बड़े रीजंस की वजह से वो एक स्टैग्नेंट स्टेट में थी। दैट मींस दिस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन ब्रिटिश गवर्नमेंट उसके नीचे हमारे आते हैं जमींदार्स या फिर जो वहां के हमारे लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे उस टाइम पे, एंड सबसे नीचे हमारे रहते हैं स्मॉल पीजेंट्स या फिर मार्जिनलाइज्ड फार्मर। देखिएगा, मैंने आपसे कहा जमींदारी सिस्टम में एग्जैक्टली इन तीन लोगों की रिलेशनशिप के बारे में समझाया गया था, जहां पे कि सबसे ऊपर जो रहते थे वो हमेशा रहते थे हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट रहती थी, सेकंड नंबर पे आते थे हमारे जमींदार, एंड द थर्ड वी हैव स्मॉल पीजेंट्स, स्मॉल फार्मर्स या फिर पिछड़े हुए फार्मर्स, ऐसे फार्मर्स जिनके पास अपनी खुद की कोई लैंड नहीं थी, वो दूसरों की जमीनों पर काम करते थे ताकि वो अपने लाइवलीहुड को आगे कम से कम बढ़ा सके। दिक्कत यहां पे अब ये थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जमींदार से उस टाइम पे एक चीज की मांग की थी, उस चीज का नाम था लगान। लगान का मतलब है कि अगर आपको इस देश में रहना है, जमीन को इस्तेमाल करना है, तो आपको उस जमीन का रेंट, उस जमीन की लगान देनी पड़ेगी। ठीक है, और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ये किससे करती थी चार्ज? जमींदार से करती थी चार्ज, लैंडलॉर्ड से करती थी चार्ज, क्योंकि जमीनें उस टाइम पे इन लोगों के पास थी ज्यादा से ज्यादा। लेकिन ये जो जमींदार थे, ऑफ कोर्स ये उन जमीनों पे कुछ काम नहीं करते थे। काम कौन करता था उन जमीनों पे? स्मॉल पीजेंट्स, मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स। इनसे वो उसके बदले बहुत ज्यादा हाई रेट की उनसे लगान लेते थे, जिसकी वजह से स्मॉल पीजेंट्स और मार्जिनलाइज्ड जो थे हमारे फार्मर्स, उनके पास उनके लाइवलीहुड के लिए बहुत कुछ कभी भी नहीं बच पाता था, और जिसकी वजह से हम लोग देखें कि ये सिर्फ और सिर्फ एक सब्सिस्टेंस फार्मिंग ही कर पाते थे। नाउ व्हाट इज सब्सिस्टेंस फार्मिंग? सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब है एक ऐसी फार्मिंग एक्टिविटी जहां पे कि आप जितना भी प्रोडक्शन कर रहे हैं अपनी जमीन पर,
वो सिर्फ और सिर्फ आप अपने खुद के ही सेल्फ कंजम्पशन के लिए कर पा रहे हैं, ना कि मार्केट में उसको कमर्शियलाइजेशन के लिए कर पा रहे हैं। मतलब आप सिर्फ उतना ही उगा पा रहे हैं, उतना ही बना पा रहे हैं जितना कि आपके खुद के परिवार के लिए या आपके लाइवलीहुड के लिए जरूरी है। लेकिन ऑफ कोर्स ऐसा था तो नहीं, बिकॉज ये लोग काम तो बहुत अच्छे खासा कर रहे थे, लेकिन बहुत ज्यादा पैसा या बहुत ज्यादा जो भी सब चीजें ये क्रॉप्स करते थे ग्रो, एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारा लगान की ओर स्मॉल फार्मर्स का चला जाता था, जिसकी वजह से क्या होता था। अच्छा, अगर स्मॉल फार्मर्स इनको रेंट नहीं दे पाए, जो कि ऑफ कोर्स जो इनसे चार्ज करते थे, तो जमींदार से ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो उनसे उनके लैंड के राइट्स में भी छीन सकते थे। मतलब उस टाइम पे एक वार्निंग थी कि अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट को जमींदार ने लगान नहीं दिया तो जमींदार से उन लोगों की राइट्स छीन सकते थे उस जमीन पर। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये पूरा का पूरा जमींदारी सिस्टम समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके, तो जमींदारी सिस्टम हमें अच्छे से आ गया समझ में। ठीक है, मैं एक बार यहां पे हल्का सा और इसके रिगार्डिंग चीजें लिख देता हूं। जमींदारी सिस्टम, सेकेंड वी हैव दैट वी नीड टू फोकस ऑन, जो हमारा क्या है, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। दैट मीन्स उस टाइम पे हम इंडियंस फार्मर्स जितने भी थे वो सिर्फ और सिर्फ फूड क्रॉप्स में अपना ध्यान लगाते थे। फूड क्रॉप्स का मतलब एक ऐसी क्रॉप्स जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑफकोर्स खाने और पीने के पर्पस के लिए होती थी। लेकिन कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हमसे कहता है कि अब ब्रिटिशर्स ने हमसे कहा था कि आप जितना भी आप इस टाइम पे ग्रो कर रहे हैं वो आप सिर्फ और सिर्फ अपने सब्सिस्टेंस लेवल के लिए कर रहे हैं, आप कमर्शियलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं, आप कमर्शियलाइजेशन नहीं कर रहे हैं। और कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के लिए यहां पे ब्रिटिशर्स ने सबसे पहली चीज कही थी कि हमारे स्मॉल फार्मर से कि आप फूड क्रॉप से कैश क्रॉप्स की ओर आगे मूव हो। कैश क्रॉप्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि जूट, रबड़, कॉटन। ठीक है, ये ऐसे होते हैं प्रोडक्ट्स जो कि ब्रिटिशर्स के उस टाइम पे इंडस्ट्रीज, जो ब्रिटिशर्स की अपनी मॉडर्न इंडस्ट्रीज बन रही थी उसमें कहीं ज्यादा काम आ रहे थे, जिसकी वजह से फूड क्रॉप्स से कैश क्रॉप्स में ट्रांसफर होने के लिए, शिफ्ट होने के लिए ब्रिटिशर्स ने काफी फोर्स करा था हमारे इंडियन पीजेंट्स को। फोर्स करने के अलावा उन्होंने उनको बहुत सारे कुछ ऐसे इस तरीके से उनको अगर आप देखेंगे तो उनको लालच दिए थे कि उनको वो ज्यादा उस चीज के रिगार्डिंग पैसे भी देंगे अगर वो उनके लिए फूड क्रॉप्स की जगह कैश क्रॉप्स बना के लेके आएंगे। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो एक डिसेंट या बहुत सारे जो एक काइंड फार्मर्स थे, उनको इस बारे में, उनको इस एक हिडन मोटिव के बारे में आइडिया नहीं था ब्रिटिशर्स के, और वो लोग इस चीज में आके उन्होंने अपनी फूड क्रॉप से कैश क्रॉप में वो लोग अब ट्रांसफर होने लग गए। बट इससे क्या होता है एग्जैक्टली कहें तो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर में जब बहुत सारे फार्मर्स फूड क्रॉप से कैश क्रॉप्स में ट्रांसफर हो गए, आफ्टरवर्ड्स व्हाट, इसकी वजह से हमारे जो फार्मर्स थे उनकी जिंदगी भी बेहतर नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स अब पहले फूड क्रॉप्स खुद बना के और खुद ही कंज्यूम करते थे, आज के टाइम पे ये हालत ये आ गई थी कि कैश क्रॉप्स बनाने के बावजूद भी, बिकॉज अब वो फूड क्रॉप्स नहीं बनाने थे, तो अब जो पैसे वो इससे कमाते थे वो पूरे के पूरे पैसे अब वो मार्केट से फूड क्रॉप्स अपने लाइवलीहुड को खरीदने के लिए उनके पैसे पूरे के पूरे वहां पे चले जाते थे। एंड अल्टीमेटली इससे हमारे इंडिया में मल्टीपल टाइम्स फेमाइंस आई थी। फेमाइंस मतलब भूखमरी आई थी, जिस टाइम पे शॉर्टेज हो गई थी फूड क्रॉप्स की, बिकॉज उस टाइम पे मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स शिफ्ट हो चुके थे हमारे नेक्स्ट दैट इज कैश क्रॉप्स पे। ओके, आई होप अब आप लोगों को जमींदारी सिस्टम एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारा आता है जो कि एग्रीकल्चर में था हमारा, वो था कि द लो लेवल ऑफ
प्रोडक्टिविटी, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। ओके, इसका मतलब क्या होता है कि हमारे इंडिया में जो भी एग्रीकल्चर था, जितना भी एग्रीकल्चर था, उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी। दैट मीन्स कि हमारी बढ़ती हुई डिमांड, जैसे जैसे लोगों की पॉपुलेशन बढ़ रही थी हमारे इंडिया में, उसी के साथ हमारी उस रेशियो में, उस परसेंटेज में हमारी सप्लाई नहीं बढ़ पा रही थी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की। क्यों नहीं बढ़ पा रही थी? बिकॉज यहां पे सरकार का कोई भी पार्टिसिपेशन, कोई भी सपोर्ट नहीं था यहां के इंडियन के फार्मर्स को। यहां के लोगों के पास ना बेहतर ड्रेनेज का था सिस्टम, ना यहां पे इनके पास बेहतर क्रॉप्स थी, ना इनके पास यहां पे बेहतर एक स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई भी चीज इनके पास बेहतर लेवल पे नहीं था। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी, कि हमारे इंडिया में इन्वेस्टमेंट नहीं होता है उस टाइम पे। लो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। कह रहे हैं यहां पे कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस से बहुत पहले की बात है, कि अगर हम बात करें जब ब्रिटिशर्स थे, उस टाइम पे हमारे इंडिया में जो भी, जितना भी जो इन्वेस्टमेंट हुआ करता था, वो ब्रिटिशर्स ऐसी चीजों में करते थे जहां से कि उनका बहुत ज्यादा इकोनॉमिक इंटरेस्ट रहता है। हाँ, आगे जाके अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन उनका कभी भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं करने की करी कोशिश एग्रीकल्चर सेक्टर में। इवन डे आफ्टर अनदर हमारा जो एग्रीकल्चर था सेक्टर, वो ऑफकोर्स डेप्रिशिएटेड होता जा रहा था, और ऑफ कोर्स इसमें एक इन्वेस्टमेंट की, एक अच्छे इन्वेस्टमेंट की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, सो दीज आर द 4 मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट कम्स अंडर द सेक्टर एग्रीकल्चर। ठीक है, ये हमें चारों पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है, जमींदारी सिस्टम था हमारा, जहां पे कि एक 3 लोगों की रिलेशनशिप थी। सबसे पहले कौन आते हैं हमारे? ब्रिटिश गवर्नमेंट, देन जमींदार, देन स्मॉल फार्मर्स। ठीक है, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर में हमारा क्या होता है कि जहां पे कि ब्रिटिशर्स ने फोर्स किया था स्मॉल फार्मर्स को, मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स को, कि वो शिफ्ट हो जाएं फ्रॉम फूड क्रॉप्स टू कैश क्रॉप्स, जो कि हमारी क्या होती है, जैसे कि जूट, रबड़ और कॉटन। लेकिन इससे क्या होता है उनका परिणाम, कि जो लाइफ होती है, जो लाइवलीहुड होता है, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है उन फार्मर्स का, वो तो इंप्रूव ही नहीं हो पाता है, बल्कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज डिमांड बढ़ रही होती है, सप्लाई नहीं बढ़ पाती है, हमारे इंडिया में मल्टीपल टाइम्स हमारे इंडिया में फेमाइंस भी आ जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। हमारे इंडिया में बिकॉज हम सीड्स अच्छे इस्तेमाल नहीं करते थे, हमारे इंडिया में ड्रेनेज का सिस्टम नहीं था, हमारे इंडिया में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, जिसकी वजह से हमारे पास स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी हमारे पास कोई बेहतर नहीं थी। हम ओल्ड इक्विपमेंट इस्तेमाल करते थे आज भी एग्रीकल्चर को बेहतर बनाने के लिए। उसी वजह से हमारे इंडिया में लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी हमेशा रही। एंड द लास्ट वी हैव लो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, की सरकार का यहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट, कोई भी रोल नहीं रहता था हमारे देश की एग्रीकल्चर के सेक्टर को आगे बेहतर से बेहतर बनाने के लिए। ओके, होपफुली अब आपको ये एग्रीकल्चर का पूरा सेक्शन आ गया होगा समझ में। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट सेक्टर। Okay, now moving ahead to the next sector, that is industrial sector. Okay, देखिए इंडस्ट्रियल सेक्टर सबसे ज्यादा एक किसी भी कंट्री की बैकबोन माना जाता है। किसी भी कंट्री में अगर एग्रीकल्चर का अगर हमारा इंडस्ट्रियल का सेक्टर बेहतर होता है तो वो कंट्री अपने आप में ही ग्रो करता है, बिकॉज इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है जहां पे कि हमारी मेजर बहुत सारी हमारी जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं, क्लियर हमारी क्रिएट होते हैं। अल्टीमेटली इसमें एक बहुत बड़ा चंक ऑफ पॉपुलेशन हमारा यहाँ पे काम करना चाहिए किसी भी कंट्री में, ताकि वो एक बैकबोन बन जाता है हमारे कंट्री के लिए। ठीक है, लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर एट द टाइम ऑफ व्हेन ब्रिटिशर्स वर रूलिंग ऑन अस, अगर हम बात करें तो उस टाइम पे हमारे इंडिया में, मैंने आपको बताया था अभी कि हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज बहुत अच्छी थी। तो सबसे पहला जो एक ब्रिटिशर्स का यहाँ पे आता है रोल, वो ये था कि किसी भी तरीके से उनको हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को खत्म करना था। उसके लिए उन्होंने सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन
डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या मतलब होता है? किसी भी कंट्रीज में जब हम इंडस्ट्रीज को प्रमोट करते हैं, व्हेन वी एनकरेज द इंडस्ट्रीज, व्हेन द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री एनकरेजेस द पीपल टू ग्रो अप, ताकि वो और ज्यादा इंडस्ट्रीज को ओपन कर सकें, ठीक है, टू ग्रो मोर एंड मोर इंडस्ट्री ऑफ देयर ओन, ठीक है। लेकिन जहां पे ये डी वर्ड लग जाता है, एग्जांपल डिसइन्वेस्टमेंट आ गया, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया, जहां पे भी अगर ये डी वर्ड लग गया मतलब है कि इसका अपोजिट काम हो रहा है कुछ ना कुछ। मतलब डी इंडस्ट्री का मतलब है कि जो भी हमारे इंडिया में जितनी भी अगर इंडस्ट्रीज थी भी, उन इंडस्ट्रीज को भी कहीं ना कहीं तरीके से, किसी भी तरीके से उनको भी खत्म करने की बात करी गई। तो यहाँ पे एक सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर आगे बढ़ाया गया, जहां पे कि सबसे मेजर इंपॉर्टेंट जो चीज थी वो थी हमारी, किस चीज पे दिया गया उसमें, उन्होंने ध्यान दिया था हमारी हैंडीक्राफ्ट की इंडस्ट्रीज पे। देखिएगा अब यहां पे क्या आता है, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को खत्म करने के लिए उन्होंने सिस्टमेटिकली पूरा एक एक प्लान के तहत उन्होंने सबसे पहले उन्होंने दो चीजें करी थी। अगर हम बात करें हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को खत्म करने के लिए, सबसे पहले उन्होंने टू फोल्ड पॉलिसी अपनाई थी। टू फोल्ड पॉलिसी अब क्या होती है जरा देखेंगे, और ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। टू फोल्ड पॉलिसी इसमें था कि ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया से चीप रेट पे, सस्ते रेट्स पे हमारे इंडिया से रॉ मटेरियल अपने कंट्री ब्रिटेन में अपनी इंडस्ट्रीज के लिए यहां से भेजेंगे, और वहां से हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा मशीन मेड गुड्स जो कि काफी एक्सपेंसिव रेट पे हमको मिलते हैं, ठीक है। मतलब क्या, टू फोल्ड पॉलिसी का मतलब था कि एक टाइम पे हम एक्सपोर्ट कर रहे थे रॉ मटेरियल को, वो भी काफी चीप रेट्स पे, और दूसरी जगह पे हम इंपोर्ट कर रहे थे मशीन मेड गुड्स को, जो कि ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थे कंपैरेटिवली, ठीक है। तो यहां पे इन्होंने हमारे इंडिया में जो भी हमारे कैश क्रॉप्स के जरिए जो भी रबड़, जूट, कॉटन वगैरह सब यहां से हम एक्सपोर्ट करते थे, वहां से हमें उन्हीं के मशीन से बने हुए सामान हमारे इंडिया में जब हम इंपोर्ट करने हमको पड़ते थे तो वो थे बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव। तो एक तो हमारी ये थी इनके जो वन ऑफ द थी पॉलिसी जो कि सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्री के अंदर आती है। दूसरी थी हमारी डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, ठीक है। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, डिस्क्रिमिनेटरी वर्ड से क्या समझ में आता है? भेदभाव करना, ओके। टैरिफ चीज क्या होती है? टैरिफ इज अ काइंड ऑफ आप इसको टैक्स की तरह से आप समझ सकते हैं, जो कि हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे लगाते हैं। अब जो हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी एग्जैक्टली उसने क्या करा था यहां पे, उसने जो भी हम सामान एक्सपोर्ट करते थे ब्रिटेन में, उसको इन्होंने कंप्लीटली टैरिफ फ्री कर रखा था। जो भी हम यहां पे रॉ मटेरियल को वहां पे भेजते थे, ये वाला जो भी हम वहां से इंपोर्ट करते थे, ब्रिटेन से करते थे हमारे इंडिया में, उसको इन्होंने बिल्कुल टैरिफ फ्री कर रखा था। लेकिन इन्होंने यहां पे हेवी एक्साइज ड्यूटी लगा रखी थी हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्ट्स को बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए, जिसकी वजह से हमारे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स हमारे इंडिया में बन तो रहे थे, लेकिन जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि हमारा इंडिया वर्ल्ड वाइड काफी रेप्यूटेड कंट्री अपनी फाइन क्वालिटी ऑफ फैब्रिक के लिए जाना जाता था। अब हम उन प्रोडक्ट्स को बाहर नहीं सेल कर पा रहे थे, नहीं एक्सपोर्ट कर पा रहे थे, बिकॉज उस पर बहुत ज्यादा हमारी इस टाइम पे एक्साइज ड्यूटी सरकार ने लगा दी थी। तो क्या चीज? डिस्क्रिमिनेटरी, मतलब अगर हमें ट्रेड करना है उनके कंट्री से तो कोई दिक्कत नहीं है, हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, कंप्लीटली टैरिफ फ्री। लेकिन अगर हमें एक्सपोर्ट करना है किसी दूसरे कंट्रीज को अपने खुद के प्रोडक्ट्स, तो क्या चीज? वहां पे उन्होंने एक्साइज ड्यूटी बहुत ज्यादा लगा दी, जिसकी वजह से हल्के 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 करके हमारी सारी की सारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इंडिया में बंद होती चली गई।
और इसके बहुत बुरे परिणाम फिर हमें आगे देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला अब क्या आता है हमारा इसमें, सेकंड चीज आती है कि इसके एडवर्स इफेक्ट क्या रहते हैं। एडवर्स माने अब जब हमारी सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन से जब हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज खत्म होती चली गई, अब इसके एडवर्स, एडवर्स माने इसके उल्टे इफेक्ट अब क्या पड़ते हैं। तो एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ डिक्लाइन इन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। सबसे पहला जो हमारा इसका एडवर्स इफेक्ट हमको देखने को मिलता है वो है हमारा कि लगातार जिस तरीके से हमारा जो भी पॉपुलेशन पहले हमारी हैंडीक्राफ्ट में काम करती थी, अब वो हमारी पॉपुलेशन अपने काम से छूट चुकी थी, अब उनके पास कोई भी काम करने को नहीं था, जिसकी वजह से हमारा अब बहुत ज्यादा लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट लगातार बढ़ रहा था। लगातार ये हमारा बढ़ रहा था, जिसकी वजह से बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है हमारी वो एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट होती जा रही थी। और एग्रीकल्चर जो हमारा सेक्टर जो कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा बर्डन था, अब वो बहुत ज्यादा ओवर क्राउडेड भी होने लग गया था। बहुत ज्यादा लोगों के पास इस टाइम पे पैसा नहीं था, जो लोग अनएम्प्लॉयड हो गए थे, उनकी इंडस्ट्रीज बंद हो गई थी। एक टाइम पे ऐसे लोग जो कि एक वर्ल्ड वाइड अपने सामान को एक्सपोर्ट करते थे, आज के टाइम पे वो लोग अनएम्प्लॉयड होके और दूसरे सेक्टर्स की ओर मूव हो रहे थे, जो कि हमारा था कौन सा, एग्रीकल्चर सेक्टर, जिसकी वजह से हमारा वो सेक्टर इस टाइम पे बहुत ज्यादा ओवर क्राउडेड हो रहा था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है कि कैपिटल गुड इंडस्ट्री। अगर हम बात करें फिनिश गुड इंडस्ट्री, फिनिश गुड्स जो कि हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे, अब हमारे इंडिया में आने के बाद वो गुड्स बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थे, लोगों के पास कोई चॉइस नहीं थी, बिकॉज हमारे इंडिया के बने हुए गुड्स की अब इंडस्ट्रीज खत्म होती जा रही थी। बाहर से जो हमारे इंडिया में सामान आ रहा था वो महंगा था, और इसकी वजह से हमारे इंडिया को बहुत ज्यादा फिनिश गुड्स जो कि काफी महंगे बन के आ रहे थे, जो कि मशीन मेड हुआ करते थे, मैंने आपको अभी समझाया था, जो कि हमारे मशीन मेड गुड्स हुआ करते थे, ये गुड्स काफी ज्यादा फाइन क्वालिटी के थे इन कंपैरिजन जो हमारे गुड्स हमारे इंडिया में हाथों से बने होते थे, जिसकी वजह से लोगों का ट्रेंड, लोगों का जो एक चूज करने का जो लोगों की जो प्रेफरेंसेस होती हैं, अब लोगों की वो भी चेंज हो रही थी और वो अब शिफ्ट होती जा रही थी फिनिश गुड्स जो कि हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे। इवन आफ्टर दे वर एक्सपेंसिव, लोग अब उनकी तरफ शिफ्ट होते जा रहे थे। ठीक है, सो एडवर्स इफेक्ट हमारे क्या क्या रहते हैं इसके, कि हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत तेजी से बढ़ जाता है। जो लोग पहले हैंडीक्राफ्ट में काम कर रहे थे, अब वो लोग शिफ्ट हो चुके थे एग्रीकल्चर सेक्टर में, जिसकी वजह से वो हमारा ओवर क्राउडेड हो गया था। दूसरा क्या है कि फिनिश गुड्स जो हम इंपोर्ट कर रहे थे वो मशीन के बने हुए थे, जो कि हमारे इंडिया के हैंडीक्राफ्ट गुड्स के सामने एग्जैक्टली बहुत ज्यादा अच्छे फाइन क्वालिटी के थे, और जिसकी वजह से हमारा कंप्लीटली जो हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो हल्के हल्के हमारी पूरी की पूरी खत्म हो गई। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है हमारा कि हमारी कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज। देखिए कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, आप लोगों ने मैक्रो में बिल्कुल ध्यान से समझा होगा। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो भी किसी फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ब्रिटिश, लेकिन ऑफ कोर्स ये काफी एक्सपेंसिव भी रहते हैं, लेकिन ब्रिटिशर्स ने हमेशा कभी भी जो भी रॉ मटेरियल हम अपने इंडिया में रबर, जूट, कॉटन, दीज वर द कैश क्रॉप्स जो कि हम उस टाइम पे ग्रो करते थे, इन क्रॉप्स को इस्तेमाल करने के लिए एक हमें कैपिटल गुड्स की, मशीन की हमें रिक्वायरमेंट होती है, जो कि उनको एक रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल करके एक फिनिश गुड्स में बदल देती है। लेकिन ऐसे कैपिटल गुड्स बहुत एक्सपेंसिव आते हैं। इंडिया की उस टाइम पे हालत को देखते हुए इंडिया उस टाइम पे इन सब चीजों को बिल्कुल भी एग्जैक्टली हम उस सब चीजों को हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे जो उस टाइम पे इंडियंस थे, और ब्रिटिशर्स ने कभी भी इस चीज में इंटरेस्ट नहीं दिखाया था हमारे इंडिया की कैपिटल गुड इंडस्ट्री को ग्रो करने में, जिसकी वजह से हमारे इंडिया की कैपिटल गुड इंडस्ट्री कभी भी आगे नहीं बढ़ पाई, और जिसकी वजह से हम हमेशा
जो भी हम रॉ मटेरियल को बनाते थे वो सिर्फ और सिर्फ हम एक एक्सपोर्ट करते हुए रह गए। हमने कभी भी उनको अपने इंडिया में उनका एक रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल करके हम उसका एक फर्दर प्रोडक्शन, एक फिनिश गुड में तब्दील नहीं कर पाए, बिकॉज हमारे इंडिया में कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज की बहुत ज्यादा कमी थी। ओके ओके, एंड द लास्ट थिंग जो कि अब पे हमारा आता है, फोर्थ पॉइंट आता है कि मैंने आपको बताया था कि किसी भी कंट्री की जो एक बैकबोन होती है वो मैं समझता हूं वो होती है वो होते हैं आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर, क्योंकि इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है, इनकम बहुत ज्यादा होती है, लेकिन जो इसका कंट्रीब्यूशन था, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द जीडीपी ऑफ अवर कंट्री वाज वेरी वेरी लो। ठीक है ना, वो बहुत बहुत कम था। ऑफ कोर्स कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज नहीं थी, बहुत एज सच कुछ ऐसे बड़े काफी प्रोडक्शन हमारे इंडिया में नहीं हो रहे थे, और जिसकी वजह से हमारा उसका कंट्रीब्यूशन काफी लो दिखाई दे रहा था। एंड द लास्ट पॉइंट जो यहां पे हमारा आता है कि दैट इज द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर was very limited। मतलब पब्लिक सेक्टर, सरकार का रोल इस पूरे के पूरे इंडस्ट्रियल सेक्टर को ग्रो करने के लिए बहुत ज्यादा कम रहा, बहुत ज्यादा लिमिटेड रहा, जिसकी वजह से हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर भी अच्छे से ग्रो नहीं कर पाया। ठीक है, सो दीज वर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हमको ध्यान रखने हैं इन द सेक्टर हमारा इंडस्ट्रियल में। पहला क्या था हमारा, सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, जहां पे कि हमको हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को उन्होंने खत्म करा था विद द हेल्प ऑफ टू थिंग्स। पहले क्या थी हमारी टू फोल्ड पॉलिसी क्या थी हमारी, जहां पे कि हमने अपनी खुद के हम एक्सपोर्ट करते थे रॉ मटेरियल चीप रेट्स पे, हम इंपोर्ट करते थे फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन, वो भी बहुत एक्सपेंसिव रेट्स पे। दूसरी थी हमारी जो कि इस पे थे, जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट था, वो क्या थी हमारी डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, कि हाँ अगर हम कोई भी ट्रेड करते हैं ब्रिटिशर्स के साथ तो वो कंप्लीटली टैरिफ फ्री होता था, लेकिन अगर हम अपने हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्ट्स बाहर एक्सपोर्ट करते हैं तो उस पर बहुत ज्यादा एक्साइज ड्यूटी उन्होंने इंप्लीमेंट कर रखी थी। सेकेंड चीज आती है हमारे एडवर्स इफेक्ट, उसके उल्टे इफेक्ट हमारे अब क्या हुए कि जब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हमारी जब डिक्लाइन होती चली गई, खत्म होती चली गई, तो सबसे पहला था हमारा इसका इंपैक्ट कि हमारा लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गया हमारी कंट्री में। लोग अब शिफ्ट होने लग गए थे एग्रीकल्चर में, जो कि जिसकी वजह से हमारा ओवर क्राउडेड हो गया। इन द सेकेंड कि फिनिश गुड्स जो थे हमारे वो अब हम इंपोर्ट कर रहे थे, जो कि मशीन मेड गुड्स हुआ करते थे, जो कि काफी ज्यादा फाइन क्वालिटी के थे इन कंपैरिजन टू अवर इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है, गुड्स इंडस्ट्री हमारे इंडिया में कभी भी प्रमोट नहीं हुई, जिसकी वजह से बिकॉज क्यों नहीं हो पाई थी, बिकॉज ये काफी एक्सपेंसिव होती थी, तो यहाँ पे सरकार का रोल अच्छा खासा आता, जो कि उन्होंने यहाँ पे रोल अपना नहीं दिखाया। कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स जीडीपी हमेशा से इंडस्ट्रियल सेक्टर का ओवरऑल बहुत कम रहा, एंड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, रोल जो है सरकार का वो भी काफी हद तक बहुत लिमिटेड रहा था हमारे देश के इंडस्ट्रियल सेक्टर को आगे बढ़ाने में। ओके, सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स अवर द थर्ड सेक्टर। Okay, now moving ahead to the third sector, that is foreign trade. Okay, फॉरेन ट्रेड का ऑफ कोर्स मतलब होता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर हम ट्रेड की बात करें तो ऑफ कोर्स ठीक है, तो फॉरेन ट्रेड का एग्जैक्टली क्या मतलब वो है यहाँ पे कि हम इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर रहे हैं हमारी गुड्स एंड सर्विसेज का। लेकिन यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है कि हमारा इंडिया उस टाइम पे इस सेक्टर में कैसा परफॉर्म कर रहा था एट द टाइम ऑफ जब हमारे इंडिया में ब्रिटिश रूल था। तो इसकी भी ऑफ कोर्स हमारे कुछ हैं पॉइंट्स, उस पर ध्यान देंगे। सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था कि हमारे ऐसे कि इसमें था जो हमने टू फोल्ड की पॉलिसी अपनाई थी कि हमारा इंडिया एक्सपोर्टर था, हमेशा से हमारा इंडिया हमेशा से एक एक्सपोर्टर रहा था ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर रहा था किसका, फिनिश्ड गुड्स का। ठीक है, एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। मतलब क्या था यहां पे कि इंडिया हमेशा से एक्सपोर्ट करता था अपनी कुछ चीजें, एग्जांपल वो कॉटन करता था बाहर एक्सपोर्ट करता था,
सिल्क करता था वो बाहर, शुगर करता था, ठीक है, ये तमाम चीजें इंडिया बाहर एक्सपोर्ट करता था, और वो इंपोर्ट करता था वहां के बने हुए फाइन क्वालिटी के सिल्क के क्लॉथ्स हो गए, कॉटन के हो गए क्लॉथ्स हो गए, या वहां से बहुत सारी मशीन्स जो कि कैपिटल गुड्स हमारे इंडिया में जो भी उस टाइम पे थोड़ी बहुत थी इंडस्ट्री, वहां से भी कुछ कैपिटल गुड्स को वहां से इंपोर्ट करता था उस टाइम पे इंडिया, ठीक है। सेकेंड चीज आती है कि बहुत बड़ी अब एक मोनोपोली बन चुकी थी, बहुत बड़ी अब एक यहां पे मोनोपोली बन चुकी थी फॉरेन ट्रेड की, मोनोपोली ऑफ फॉरेन ट्रेड, जो कि ब्रिटिशर्स कर ले थे। तो मोनोपोली जो थी हमारे इंडिया के फॉरेन ट्रेड की, ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन। मतलब ये भी चीज हमने अभी यहां पे देखी थी कि हमारे इंडिया में डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी अपना रखी थी। हम ओनली अगर ब्रिटेन से कुछ भी सामान इंपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, तो वहां पे हमारे पास कोई भी टैरिफ नहीं लगते थे। लेकिन अगर हमें कोई भी सामान को किसी और कंट्री में अपने हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स को अगर हमें बाहर भेजना होता था, तो वहां पे हमें बहुत ज्यादा एक्साइज ड्यूटी लग रही थी। मतलब मोनोपोली का मतलब क्या होता है? सिंगल सेलर। सबसे पहली बात तो मोनोपोली का मतलब होता है सिंगल रूलर, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें कि मोनोपोली ऑफ फॉरेन ट्रेड का मतलब यहां पे क्या हुआ कि अगर हम देखें कि हमारे इंडिया का मोर देन 50% ऑफ द ट्रेड, मोर देन 50% ऑफ द ट्रेड, मोर देन 50% हमारा जो था ट्रेड, वो सिर्फ और सिर्फ हमारा ब्रिटेन के साथ रहाता था, और बाकी का 50% या उससे भी कम जो था हमारा, वो हमारे कुछ कंट्रीज, एग्जांपल ईरान, श्रीलंका, इन कंट्रीज के साथ हमारा ओनली रह गया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव, जो कि हमें इस पे ध्यान देना है, वो क्या है हमारा? दैट इज कि हमारी ड्रेन हो रही थी, ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ। दैट मीन्स कि जो हमारे इंडिया की वेल्थ थी, इंडिया की वेल्थ का मतलब जो भी इंडिया में पैसा आ रहा था एक्सपोर्ट करने के बाद, तो ऑफ कोर्स हम इतना ज्यादा एक्सपोर्ट हम लगातार कर रहे थे कि हमारा एक्सपोर्ट सरप्लस बैठ रहा था, और जिसकी वजह से जो हमारी इंडिया की जो हमारी वेल्थ थी, जो भी बाहर से एक्सपोर्ट सरप्लस आता था, ऑफ कोर्स अगर वो हमारे इंडिया का है तो वो हमारे इंडिया के ही इकोनॉमिक इंटरेस्ट में रखना चाहिए था। लेकिन जो भी पैसा बाहर से हमारे इंडिया में आता था, जो भी एक्सपोर्ट का सरप्लस होता था हमारा पैसा, वो हमारे इंडिया में नहीं बल्कि हमारे एग्जैक्टली कहे तो वो हमारा किस किस चीज में आता था काम? वो आता था जो भी ब्रिटिशर्स को अपने ऑफिसेस सेटअप करने होते थे अपने खुद के कंट्री में। दूसरी चीज, जो भी उस टाइम पे ब्रिटेन अपनी वॉर लड़ रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी, वो पूरा का पूरा पैसा उसमें जा रहा था। तो पूरे के पूरे एक्सपेंसेस जो थे, एक्सपेंसेस ऑफ वॉर फॉट बाय ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो कहीं से भी ये जो कंप्लीटली चीज थी, ये हमारे कंट्री के फुलफिलमेंट में नहीं लग रही थी, और ये चीज बहुत ज्यादा हमारे कंट्री के लिए एक तरीके से कह सकते हैं कि या हमारे कंट्री के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल थी। सो आज हमने अभी इसलिए यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर को हमारा हुआ है कंप्लीट, हमारा अभी इंडस्ट्रियल हो गया कंप्लीट, और अब हमारा फॉरेन ट्रेड हो गया है कंप्लीट, ओके। इसको हमें बहुत ध्यान से एक बार हर एक सेक्टर को बहुत ध्यान से देख लेना है। आपकी बोर्ड्स के एग्जाम भी आ रहे हैं अभी हाल फिलहाल में, तो हमें इन सब चीजों पे बहुत ध्यान देना है, ओके। सो आज की हमने इस वीडियो में कंप्लीट करे हैं हमारे कंप्लीटली जो हमारा एक जो हमारा इस चैप्टर का बेस रहा है। हमने कंप्लीटली देखा कि किस तरीके से हमारे इंडिया में ब्रिटिशर्स का रूल रहा था, उसके बाद उनके क्या क्या इफेक्ट्स रहे ऑन अवर डिफरेंट सेक्टर्स, जैसे कि हमने अपना एग्रीकल्चर में देख लिया, पूरा इंडस्ट्री में देख लिया, एंड सर्विस में देख लिया। आपको नेक्स्ट वीडियो में हमारे इसके आगे की और कंप्लीटली हम करेंगे कोशिश कि हमारा नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर हमारा हो जाए कंप्लीट। टिल देन आपको इसमें अगर कोई भी हो, तो आपको अगर डाउट मिलता है तो आप हमें ऑफ कोर्स इसमें कमेंट करके आप हमें इसमें बता सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल आप हमें इस चीज के लिए सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।